हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। ठीक है, पौधे जो हैं वे जल को कैसे अवशोषित करते हैं इसको ध्यान से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जड़ें पेड़ों के लिए ज़्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसलिए हम जल को मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर। ठीक है, तो पिछले जो भी वीडियो आपको बताए गए, जो भी पढ़ाए गए, उसके अनुसार जो है आप जान सकते हैं कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वे ज़्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसीलिए हम जल को उनके जड़ों के पास मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों की होती है, जो कि जड़ों के अग्र शीर्ष पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम जल को पौधे के जड़ पर डालते हैं तो वह जल जो है जड़ों पर पाए जाने वाले मूल रोमों के पास पहुंचता है। ये मूल रोम जड़ के अगले शीर्ष पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं और यही मूल रोम जो हैं खनिज तत्व और जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो यह जो जड़ पर पाए जाते हैं, जड़ के अग्र शीर्ष पर मूल रोम, ये पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो मूल रोम से जल और खनिज विलय के रूप में शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो मूल रोम जो है विसरण प्रक्रिया के द्वारा जल और खनिज को विलय रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल जो है, खनिज लवण जो हैं, वे मूल रोम से जड़ में आ जाते हैं, रूट हेयर से रूट में आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, एक बार जब मूल रोम के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करता है। ठीक है, तो जब एक बार मूल रोम के द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाएगा तो वह जल जो है जड़ में आ जाएगा। अब वह जड़ की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करेगा। जड़ में गति करने के लिए दो अलग अलग पथ होते हैं, उनके रास्ते से गति करेगा। और ये जो दो भिन्न पथ होते हैं उन्हें कहते हैं एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, तो जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथ होते हैं जिन्हें एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। देखें ध्यान से यह फिगर, इसमें जो है जड़ में जल की गति का पथ दिखाया गया है। रूट में जल की गति का पथ कैसे होता है, तो इसके बारे में आपको बताया गया कि जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथ से जल की गति होता है, जिसे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। एपोप्लास्ट को डार्क कलर से दिखाया गया है। ठीक है, यह जो बाहर बाहर आप भित्ति देख रहे हैं, यह भित्ति, यह सब एपोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, जो डार्क कलर आप देख रहे हैं। ठीक है, यह सब एपोप्लास्ट हैं। ठीक, यह है आपका सिम्प्लास्ट पथ, जिसमें एपिडर्म, यह आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरंभ। ठीक है, तो जब रूट हेयर से वाटर जो है रूट में आएगा एपिडर्मिस के पास, फिर प्लाज्मा डेस्माटा से यह जुड़े रहेंगे आपस में, द्विद्रव्य झिल्ली, इधर से होता हुआ यह कार्टेक्स में जल पहुंचेगा,
कार्टेक्स से होता हुआ यह एंडोडर्मिस में पहुंचेगा, एंडोडर्मिस से होता हुआ परिरंभ में पहुंचेगा। परिरंभ के बाद जल जो है सीधे जाइलम में चला जाता है। ठीक है, जाइलम में जल पहुंचने के बाद सीधे ऊपर जो है तने की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जड़ में जल की गति का पथ दो है। एक पथ है एपोप्लास्ट पथ, जो कोशिका भित्ति का तंत्र होता है। ठीक है, जो सेल वॉल होते हैं उनका जो भी तंत्र होता है उसे एपोप्लास्ट पथ कहा जाता है। कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर यह पूरे पौधे में फैला रहता है। ठीक है, जो कैस्पेरियन पट्टी आप देख रहे हैं इसको छोड़कर जो है यह एपोप्लास्ट पथ जो है पूरे पौधों में फैला रहता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करता है, दो अलग अलग पथों से गति करता है। दो भिन्न पथ जो हैं उनका नाम है एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र होता है। ठीक है, जो भी कोशिका भित्ति हैं, सेल वॉल हैं, उनका जो भी तंत्र होता है वह सब एपोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। तो एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतस त्वचा में मौजूद एंडोडर्मिस में, जड़ों के अंतस त्वचा में मौजूद कैस्पेरी पट्टी को छोड़कर पूरे पौधों में फैला रहता है। ठीक है, तो यह जो एपोप्लास्ट तंत्र है यह जड़ों की अंतस त्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर कोशिकीय जगहों और कोशिका की भित्ति में उत्पन्न होता है। ठीक है, जल का जो एपोप्लास्टिक परिवहन है यह केवल अंतर कोशिकीय जगहों पर, इंटरसेलुलर स्पेसों पर और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर कोशिकीय जगहों और कोशिका की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। ठीक है, एपोप्लास्ट के माध्यम से जो होने वाला परिवहन है यह कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है, यह गति प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक परिवहन जो है वह माध्यम में होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है और यह गति प्रवणता पर निर्भर करता है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है। ठीक है, एपोप्लास्ट जो है वह जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। ठीक है, तो एपोप्लास्ट जो है वह जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता और जल परिवहन जो है वह सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। जैसे ही जल अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, ठीक है, जैसे ही जल अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही जल जो है अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होगा तुरंत एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अतः आसंजक एवं सशक्तिशीलता के कारण, आसंजक और सशक्तिशीलता के कारण
जल का सामूहिक प्रवाह होता है। ठीक है, तो जल का सामूहिक प्रवाह कैसे होता है? आसंजक बल के कारण। ठीक है, दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण, आसंजक और संशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। तो यह था एपोप्लास्ट के बारे में, एपोप्लास्ट पथ के बारे में। ठीक है, आपने देखा कि एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करता है। दो भिन्न पथ में पहला एपोप्लास्ट पथ होता है, दूसरा सिम्प्लास्ट पथ होता है। एपोप्लास्ट में निकटवर्ती कोशिका भित्ति का यह तंत्र होता है। जड़ों के अंतःत्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधों में यह फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतराकोश की जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। यह गति प्रवणता पर निर्भर करता है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। जैसे ही जल अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः आसंजक और सशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखते हैं सिम्प्लास्टिक तंत्र के बारे में। तो सिम्प्लास्टिक तंत्र अंतः संबंधित जीव का द्रव्य का तंत्र होता है। सिम्प्लास्टिक तंत्र जो है वह अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। जबकि एपोप्लास्टिक क्या था? तो एपोप्लास्टिक जो था वह निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र था। एपोप्लास्ट जो था वह निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र था। जबकि सिम्प्लास्टिक तंत्र जो है वह अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं, जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। ठीक है, तो जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं वे कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं, जो जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। आगे देखें, सिम्प्लास्टिक परिवहन में, सिम्प्लास्टिक परिवहन में पहले एक बार देख लेते हैं फिगर को। एपोप्लास्टिक परिवहन में आपने देखा कि निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। तो यह जो भी कोशिका भित्ति आप देख रहे हैं, इसमें जो जल का प्रवाह होता है वह एपोप्लास्टिक तंत्र के अंतर्गत आता है, कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा जो भी अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है वह सब सिम्प्लास्टिक के अंतर्गत आता है, जिसमें एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पैरम और फिर पहुंचता है जल जाइलम में। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अब आपको बताया जा रहा है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकी परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल जो है वह कोशिकाओं के जीव द्रव्य से और अंतरकोशिकी परिवहन में जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकी परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं के अंदर, जल जो है वह कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। जल जो है वह कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। अतः इस प्रकार का परिवहन
अपेक्षाकृत धीमा होता है। ठीक है, तो सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीवद्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है, एपोप्लास्ट की तुलना में धीमा होता है। सिम्प्लास्टिक को परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है। ठीक है, सिम्प्लास्टिक को जो है परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन क्या करता है, सहायता करता है। आप कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रिला की पत्ती के कोशिका में देखा होगा। ठीक है, आप जो है कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रिला की पत्ती के कोशिका में देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ सकता है। क्लोरोप्लास्ट का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है जिसे एपोप्लास्ट कहा जाता है, उसके माध्यम से जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह उत्पन्न होता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि बलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, जो कार्टेक्स है, बलकुट कोशिका है, वह ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि बलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि बलकुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। ठीक है, तो जो बलकुट की आंतरिक सीमा है अर्थात सीमा अंतःत्वचा है, वह पानी के लिए क्या है, अप्रवेश होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सुवेरिनमय मैट्रिक्स के कारण होता है, जिसे कैस्पेरी पट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा सुवेरिन पदार्थ के जमा हो जाने के कारण होता है। तो सुवेरिनियम मैट्रिक्स के कारण जो है, जिसे कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं, उसमें पानी के लिए वह अप्रवेश होता है। ठीक है, तो जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह जो है एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूँकि बलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि बलकुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश होती है। ऐसा सुवेरिनमय मैट्रिक्स के कारण होता है, जिसे कैस्पेरी पट्टी कहा जाता है। ठीक है, पानी का अणु परत को भेदने में असमर्थ होता है, अतः इन्हें असुवेरिनमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो जो पानी का अणु है वह परत को भेदने में असमर्थ होता है, उसको क्रॉस करने में असमर्थ होता है, अतः इन्हें असुवेरिनमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल जो है सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है। इसके बाद जल जो है सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है, ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। ठीक है, तो पानी का अणु जो है वो परत को भेदने में असमर्थ होता है, अतः इन्हें असुवेरिनमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से
कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल जो है सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। जल की जो गति है वह मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलेय वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलेय जो हैं वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद जल जो है सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं में पहुंच सके। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलेय वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जो नई जड़ें होती हैं उनमें जल जो है सीधे जाइलम वाहिकाओं या वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नलियां हैं। ये क्या हैं? जीवन रहित नालियां हैं और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है। ठीक है, मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र में संक्षेपीकृत किया गया है। ठीक है, तो एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल जो है पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल जो है सीधे जाइलम वाहिकाओं और या फिर वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नालियां हैं और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है। मूल संवहनी तंत्र में जल जो है तथा खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र में संक्षेपीकृत किया गया है। चित्र 11.7। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं फिगर, जल एवं आयन का सिम्प्लास्टिक एवं एपोप्लास्टिक पथ तथा जड़ों में प्रवाह। ठीक है, जल और आयन जो हैं कैसे सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पथ द्वारा जड़ों में प्रवाह करते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका एपोप्लास्टिक पथ दिखाया गया है। एपोप्लास्टिक पथ जिसमें भित्ति के माध्यम से यह जल जो है घूमता हुआ जाइलम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, कैस्पेरियन पट्टी यह दिख रही है, परिरंभ है और यह आपका फ्लोएम है और यह जाइलम है। जाइलम में प्रवेश कर जाता है। यह सिम्प्लास्टिक पथ है। सिम्प्लास्टिक पथ से होता हुआ आप देख रहे हैं कोशिकाओं के अंदर से होता हुआ जल जो है जाइलम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यह एक साधारण चित्र है जिसमें यह बल्कुट आप देख रहे हैं, कार्टेक्स हैं, कैस्पेरियन पट्टी है, परिरंभ है, फ्लोएम है, जाइलम है। ठीक है, यह आपका अंतस्त्वचा है, एंडोडर्मिस। तो दो पथ हैं जिनके माध्यम से जल जो है जाइलम में प्रवेश करता है। एक है एपोप्लास्टिक पथ जिसमें कोशिका भित्ति शामिल होती है और एक होता है सिम्प्लास्टिक पथ। ठीक है, इससे माध्यम से जल जो है जाइलम में प्रवेश करता है। आगे देखें,
कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल या खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। ठीक है, कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल और खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है वह जड़ के साथ फफूंदी अर्थात कवक का सहजीवी संगठन होता है। ठीक है, कवक जो हैं वह जड़ के साथ जुड़े होते हैं, फफूंद जो हैं जड़ के साथ जुड़े होते हैं और सहजीवी के रूप में रहते हैं। इस कंडीशन को माइकोराइजा कहा जाता है। तो कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल या खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी अर्थात कवक का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो फफूंदी या कवक तंतु हैं वे नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन या जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन और जल को मूल की तुलना में, रूट की तुलना में अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल या खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा जो है वह जड़ के साथ फफूंदी अर्थात कवक का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन या जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। एक कवक जड़ को जल या खनिज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो कवक हैं ये जड़ को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं और बदले में जड़ें भी माइकोराइजी को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सहजीवी संबंध है। कवक जो हैं वे जड़ को जल और खनिज उपलब्ध करा रहे हैं और बदले में जड़ भी इन्हें माइकोराइजी को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ अविकल्पी संबंध होता है। ठीक है, कुछ पौधे जो हैं वे माइकोराइजा के साथ का अविकल्पी संबंध होता है। उदाहरण के लिए माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ का अविकल्पी संबंध है, उसके बिना उस पौधे का जीवन संकट में पड़ सकता है। जैसे आपने देखा कि माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का जो बीज है वो न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है। तो इस तरह से चीड़ के साथ जो संबंध है वो अविकल्पी संबंध है माइकोराइजा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था जल एवं आयन का सिम्प्लास्टिक और प्लास्टिक पथ और जड़ों में प्रवाह कैसे होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।